हेलो गाइस, जय हिंद। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को एक स्वागत है द्वैत एजुकेशन में एन स्टडी बाई गेट एकेडमी। जितने भी लोग मेरे साथ बने हुए हैं सभी लोगों को आपके एग्ज़ाम के लिए सबसे पहले ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। एग्ज़ाम का डेट आ गया, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। और तो और हम आप लोगों को यही कहना चाहेंगे, कभी भी हताश मत होइए, है ना। बोलते हैं ना, हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। आप लोगों को अपना हिम्मत को कभी नहीं हारना चाहिए। अपने फ्यूचर के बारे में, अपने एक पोस्ट के बारे में, अपने एक स्टेटस के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। तो बस सोचते रहिए। और इसी कड़ी में हम आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं यहाँ पर एमसीक्यू लेकर के। और ये आया हुआ आप लोगों के एग्ज़ाम का क्वेश्चन है, वो एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस को हम आप लोगों के साथ में डील कर रहे हैं। इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि थोड़े से टफ है और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि बहुत इजी भी हैं। तो बस अच्छे से करते रहिएगा तैयारी। क्वेश्चंस का कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं आने वाला है। और आप लोगों के पास मेरा नंबर भी है, वहाँ से आप अपने डाउट को पूछ भी सकते हैं अगर कहीं डिफ़िकल्टी कुछ आती भी है तो। ठीक है, तो बेधड़क अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से तैयारी करते रहिए। ठीक है, चलो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स इंडिया एज सेक्युलर स्टेट? फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फिफ्थ शेड्यूल, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। निम्नलिखित में से कौन भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? मौलिक अधिकार, राज्य नीति निर्देशक तत्व, पांचवी अनुसूची, संविधान की प्रस्तावना। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन दिए हैं, क्वेश्चन दिए हैं, हम हट जा रहे हैं साइड। आप लोगों को वीडियो को पॉज करके इसका जवाब देना है कि क्या होगा। ठीक है, ABCD में आप लोगों को जवाब देना है। अगर यहाँ पर आप लोगों का जवाब आता है उसके बाद आप लोग जवाब को क्या करिएगा, मेरे साथ में मैच करिएगा, मेरे साथ में उसको चेक करिएगा और उसका पूरा डिटेल्स भी जानिएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर हम लोगों का डी जो है ना, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये करेक्ट होगा। प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की प्रस्तावना जो है ना, ये जवाब हम लोगों का करेक्ट होगा। क्योंकि संविधान की प्रस्तावना में डिस्क्राइब किया गया है कि भारत जो है ना वो एक सेक्युलर स्टेट है। और ये सेक्युलर जो वर्ड है ना, ये धर्मनिरपेक्ष जो वर्ड है ना, ये 42nd अमेंडमेंट 1976 के थ्रू जोड़ा गया है हमारे संविधान में। आप तीन वर्ड को याद रखिएगा, एस वर्ड को याद रखिएगा। ये तीन वर्ड को 42nd अमेंडमेंट 1976 के द्वारा हमारे प्रियम्बल, हमारे संविधान की प्रस्तावना, और इसी प्रस्तावना को हम लोग संविधान की कुंजी, की ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। जैसे कोई भी चीज़ का प्रीफेस पढ़ते हैं ना, कोई भी किताब को जैसे स्टार्ट करते हैं तो वैसे ही ये पूरा का पूरा प्रीफेस है। ठीक है, एस वर्ड जो यहाँ पर है, एक है सॉवरेन, एक है सोशलिज्म और एक है सेक्युलर। कहीं कहीं पर आप लोगों को मिलता है क्या, कहीं कहीं पर आप लोगों को मिलता है इंटीग्रिटी भी। ठीक है, तो इंटीग्रिटी और यहाँ पर हम जो आप लोगों को बताएं ना, सोशलिज्म, ये वही वाला शब्द के साथ में आप लोगों को मैच करके मिलता है। हम यहाँ पर एक ट्रिक बता दी आप लोगों को कि एस वर्ड को जोड़ा गया हमारे संविधान में 42nd अमेंडमेंट के द्वारा। अब अमेंडमेंट क्या होता है, तो अमेंडमेंट का अगर हम लोग बात करते हैं, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं संविधान का संशोधन। क्या बोलते हैं? संशोधन। संशोधन का मतलब क्या होता है, संविधान में जब कोई भी चीज़ को ऐड करने का बात करते हैं तो उसी चीज़ को, अगर संविधान जो पहले से लिखी उसमें कोई भी चीज़ को ऐड करना होता है तो संविधान में संशोधन करना पड़ता है। संशोधन करने का जो प्रोसीजर है वो हम आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बता दिए, यहाँ पर समरी बता रहे हैं। संशोधन कैसे करते हैं, तो लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट के थ्रू वो बिल को पास हो जाना चाहिए, तब वो फिर संविधान में संशोधन के लिए लग जाता है और फिर वो संशोधन हो जाता है। और इसी तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रियम्बल है उसमें जो संशोधन हुआ था वो हुआ था 42nd अमेंडमेंट के द्वारा, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। उसमें SSS वर्ड को जोड़ा गया था। अगर हम लोग बात करते हैं मौलिक अधिकार का, तो मौलिक अधिकार जो है ना, ऐसे प्रस्तावना का भी ले ले और मौलिक अधिकार का भी, दोनों अमेरिका से कैरी किया गया है। अमेरिका से प्रस्तावना लिया गया। अमेरिका देखिए पावरफुल है ना, तो पावरफुल है इसीलिए प्रस्तावना भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तभी तो उसको हम लोग की बोल रहे हैं। की बोल रहे हैं डेट मीन अमेरिका पावरफुल है तो प्रस्तावना भी पावरफुल है, मतलब हमारा प्रियम्बल भी पावरफुल है। इसलिए दोनों को कहाँ से लिया गया है, दोनों को अमेरिका से लिया गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और साथ में अ से अधिकार और अ से अमेरिका हम आप लोगों को बताए थे। मौलिक अधिकार हमारे पार्ट 3 में आता है। फंडामेंटल राइट्स कहाँ पर आता है, तो पार्ट 3 में आता है। इसके लिए अगर हम लोग बात कर लेंगे कि हमारे संविधान में कितना अनुच्छेद है, तो इसके लिए अनुच्छेद का बात करते हैं, वो करते हैं 12 से लेकर 35 तक के लिए। ठीक है,
आर्टिकल्स का। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ का बात करते हैं, डीपीएसपी इसका शॉर्ट फॉर्म होता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हम लोग बोलते हैं। और ये लिया गया कहाँ, तो ये आयरलैंड से लिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसके लिए जो आर्टिकल होता है, ये आर्टिकल हो जाता है हम लोगों का 36 से लेकर के 51 तक, और ये पार्ट 4 में आता है, आप लोगों को याद रखना है। पार्ट 4 में आएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। 5th शेड्यूल का बात कर दें, अनुसूची अगर 5वीं का अगर हम लोग बात कर दें, तो ये 5वीं अनुसूची में ना SC ST के लिए, कोई भी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए जो विशेष प्रावधान किया गया है ना, उसके लिए ये 5वीं अनुसूची डील किया जाता है, जो कि हम लोग अगर पढ़ते हैं ना पार्ट्स में, भाग में, तो वो भाग नंबर 10 में आता है। और अनुसूची नंबर, शेड्यूल नंबर वो कितने में आता है, तो 5 में आता है। आप लोगों को ध्यान रखना है, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो होगा इसका जवाब हो जाएगा करेक्ट, मतलब हमारे संविधान का अगर हम लोग बोल देंगे कुंजी कौन सा है, की कौन सा है, तो वो हो जाता है हम लोगों का प्रियम्बल। और निम्नलिखित में से अगर भारत का धर्मनिरपेक्ष राज्य का बात करते हैं, हम लोग सेक्युलर का बात करते हैं, मतलब सभी धर्म को संभाव दिया जाएगा, वो धर्मनिरपेक्ष सेक्युलर का जो हम लोग बात करते हैं वो धर्मनिरपेक्ष हो जाता है क्या, तो वो हो जाता है हम लोगों के संविधान के प्रस्तावना में। मतलब यहाँ पर कोई भी स्पेशल धर्म भारत का नहीं है, उसी चीज़ को हम आप लोगों को बता रहे हैं, मतलब वो हो जाता है सेक्युलर। भारत का कोई भी स्पेशल धर्म नहीं है, सभी धर्म के लोग रह सकते हैं, ठीक है। इसको आप लोग ना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और जल्दी से इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले करके अपना नोट भी बना लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम ब्रिटेन, USA, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता डैश से लिया गया है। ऑप्शन है ब्रिटेन, USA, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। कहाँ से लिया गया आप लोगों को बताना है, जल्दी से बताइएगा कि कहाँ से लिया गया। भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता के बारे में जो टर्म्स लिया गया वो कहाँ से लिया गया है। ABCD में आप लोगों का जवाब आना चाहिए, हम अभी इसको पूरा डिटेल्स बताएंगे, ठीक है। चलो अगर आप लोगों का जवाब यहाँ पर USA संयुक्त राज्य अमेरिका आ रहा है तो एकदम करेक्ट है। ये जो हमारा जुडिशरी जो है ना, इंडिपेंडेंस जुडिशरी का जो हम लोग बात कर रहे हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो कैरी ऑन किया गया है, जो ब्रॉड फॉरवर्ड किया गया है, जो लिया गया है, जो लाया गया है, वो लाया गया है कहाँ से, अमेरिका से, ठीक है। हम लोगों के कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्मेशन के लिए 2 साल 11 महीना और 18 दिन का जो टाइम लगा था ना, उस समय विभिन्न देशों में बड़े बड़े जो जानकार लोग थे वो लोग जाते थे और वहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन से जो भी बेस्ट चीज़ होता था ना वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करते थे। इसके लिए कमेटी भी बनती थी, ठीक है। उसमें से कमेटी का अगर हम लोग नाम से भी पूछा जाता है ना, तो बहुत सारी कमेटी का नाम भी होता था, ठीक है। जिनमें से इंपॉर्टेंट का नाम आप लोग, जैसे कि एक पर्सन का नाम भी आप लोग जानते होंगे कि फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो हम लोग BR अम्बेडकर जी को बोलते हैं। BR अम्बेडकर जी उस समय क्या करते थे, जितना भी चीज़ जो आता था ना वो सारा का सारा चीज़ को ना रिफाइन करने का काम करते थे और पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करने का काम करते थे, आप सोच लीजिए, ठीक है। और साथ ही साथ में अगर हम लोग बात कर दें न्यायपालिका की स्वतंत्रता के साथ में और भी सारे चीज़ का, तो हम लोगों की कॉन्स्टिट्यूशन में 10 देशों का, कहीं कहीं आपको 11+1 भी मिलता है, क्योंकि वो देश में हम लोग इंडिया को भी 1935 का एक्ट को भी हम लोग ले लेते हैं। 10 देशों का पूरा समाकलन, जो संविधान का समाकलन है ना, वो कंपाइलेशन 10 देशों से ले करके किया गया है। यहाँ पर हम आप लोगों को बता देते हैं ऑप्शन नंबर B इज द राइट आंसर फ्रॉम दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन से जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या क्या चीज़ और भी लिया गया है USA से, संयुक्त राज्य अमेरिका USA से क्या क्या लिया गया है। तो लिया गया है फंडामेंटल राइट, हम आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं, अधिकार अ से अमेरिका। जुडिशियल रिव्यू मतलब न्यायिक पुनरावलोकन लिया गया है, कोई भी न्याय का जो पुनरावलोकन है फिर से उसको रिव्यू करने का जो काम है ना, जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट करता है, वो रिव्यू करने का काम कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। फिर सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की सर्वोच्चता, क्योंकि आप लोगों को पता है कि संविधान जो है ना वो पूरे के पूरे भारत में सर्वोच्च है और उसी के सर्वोच्चता का जो बात है ना वो लिया गया कहाँ से, USA से। उसके बाद न्यायपालिका की स्वतंत्रता मतलब इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी का अगर हम लोग बात करें, जो कि यही वाला क्वेश्चन था कि इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी कहाँ से कैरी किया गया है, तो ये किया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। फिर निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, जो भी राष्ट्रपति पर इम्पीचमेंट का बात कर रहे हैं या फिर जो भी राष्ट्रपति का इलेक्शन का बात कर रहे हैं, उसका इम्पीचमेंट का बात कर रहे हैं, वो कहाँ से लिया गया, वो भी USA से लिया गया। राष्ट्रपति का निर्वाचन भी, राष्ट्रपति को पद से हटाना भी, दोनों USA से लिया गया है। वाइस प्रेसिडेंट मतलब कोई भी उपराष्ट्रपति का भी अगर हम लोग चर्चा करते तो वो उपराष्ट्रपति का भी पोस्ट के बारे में भी बताया गया कहाँ, तो USA के कॉन्स्टिट्यूशन में। फिर उच्चतम और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि और
ये भी लिया गया है। मतलब लॉ ऑफ द रिमूवल ऑफ द सुप्रीम एंड हाई कोर्ट के जो जज होते हैं ना, उन लोगों को रिमूव करने का जो प्रोसेस है ना, जो जज को रिमूव करने का प्रोसेस है वो भी वहीं से लिया गया है। वित्तीय आपात का बात मतलब फाइनेंशियल इमरजेंसी का बात, जो कि आर्टिकल नंबर 360 में हम लोग पढ़ते हैं, भारत में आज तक लगा नहीं है, वो भी कहाँ से लिया गया, वो भी यूएसए से लिया गया है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हैव बीन टेकन फ्रॉम यूएसए, मतलब न्यायपालिका के जो स्वतंत्रता का जो बात करते हैं वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। इतना सारा चीज़ हम लोगों के अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, तो अमेरिका से जोड़ा गया ये सारा का सारा चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन आप लोगों का बनता है, इसको आप लोग स्टार मार्क के रूप में इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अमेरिका के बाद आता है ब्रिटेन। ब्रिटेन से क्या क्या चीज़ लिया गया है, तो ब्रिटेन से भारत के संविधान में ब्रिटेन से संसदात्मक शासन प्रणाली लिया गया है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या लिया गया है, तो ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया गया है ऑफ द गवर्नेंस, पूरा का पूरा पार्लियामेंट्री सिस्टम मतलब संसदात्मक प्रणाली जो है ना वो लिया गया है, पूरा का पूरा सिस्टम को लिया गया है। सिंगल सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप का मतलब होता है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का मतलब क्या होता है भाई, एकल नागरिकता का मतलब हम आप लोगों को बताते हैं। एकल नागरिकता का मतलब होता है कोई भी नागरिक अगर एक ही देश का नागरिक है, जैसे अगर आप लोग सुनते भी होंगे किसी किसी नेता लोग को बता दिया जाता है कि वो उस कंट्री का नागरिक है, वो इस कंट्री का नागरिक है, फिर भी भारत का नागरिक है, तो ये एकल नागरिकता को वो फॉलो नहीं कर रहे। एकल नागरिकता मतलब सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिक, और वो एकल नागरिकता सिंगल सिटीजनशिप कहाँ से लिया गया है भाई, एकल नागरिकता जो लिया गया है वो लिया गया भारत से। एवं विधि निर्माण प्रक्रिया, और साथ में क्या लिया गया है, लॉ मेकिंग का प्रोसेस। जो भी प्रोसेस है, जो भी प्रोसीजर है लॉ बनाने का, कानून बनाने का, तो वो पूरा का पूरा कानून और विधि बनाने का प्रोसेस ब्रिटेन से लिया गया है। रूल ऑफ द लॉ, कानून का, विधि का जो भी शासन है वो चीज़ का बात कर रहे हैं, मतलब विधि जो है, कानून जो है वो कैसे शासन करेगा, किस तरह से करेगा, वो सब चीज़ का भी बात किया गया है ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन में, और उसको अडॉप्ट कर लिए हम लोग इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में। मंत्रिमंडल की प्रणाली मतलब पूरा का पूरा कैबिनेट सिस्टम भी जो बनता है ना, हम लोगों का पूरा कैबिनेट मंत्री भी जो बनता है ना, वो कैबिनेट मंत्री का भी बात किया गया है। कहाँ से वो किया गया है, ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से, क्योंकि हम लोग जानते हैं ना मैक्सिमम हम लोग ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं, और साथ ही साथ में 1935 का एक्ट को भी फॉलो करते हैं। मैक्सिमम हम लोगों के कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ अडॉप्ट किया गया है वो 1935 इंडिया एक्ट के थ्रू, ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935 के थ्रू सारा चीज़ को हम लोग अडॉप्ट किए हैं, और उसके बाद में ब्रिटेन का भी नाम आ जाता है, क्योंकि ब्रिटेन का पूरा जुडिशरी सिस्टम को हम लोग फॉलो करके अपना जुडिशरी सिस्टम पूरा का पूरा हम लोग सिस्टम बनाए, पूरा का पूरा लॉ का सिस्टम बनाए, पूरा का पूरा कैबिनेट मिनिस्टर्स का सिस्टम बनाए। उसके बाद आ जाता है परमाधिकार का लेख, मतलब ऑथराइजेशन आर्टिकल। परमाधिकार का लेख मतलब होता है परम अधिकार, जो भी परम अधिकार का हम लोग बात करते हैं, तो सुपरमेसी का जो बात करते थे वो सब चीज़ भी लिया गया। ऑथराइजेशन का बात लिया गया कहाँ से, ब्रिटेन से। पार्लियामेंट्री प्रिविलेज मतलब संसदीय विशेषाधिकार का बात, संसद का क्या क्या विशेष अधिकार होता है, किस प्रकार से संसद विशेष अधिकार को फॉलो करके पूरा लॉ मेकिंग का काम करता है, विधि बनाने का काम करता है, और विधि बना करके कौन से प्रोसेस को फॉलो करके विधि बनाता है, वो सारा चीज़ लिया गया ब्रिटेन से। और द्विसदनात्मक शासन व्यवस्था को भी लिया गया, मतलब टेकन फ्रॉम द ब्रिटेन। क्या लिया गया, बाइकैमरलिज्म। बाइकैमरलिज्म का मतलब होता है द्विसदनात्मक शासन व्यवस्था, मतलब लोकसभा राज्यसभा, जैसे दो सभा का बात कर दिए, दो भवन का बात कर दिए, जैसे विधानसभा विधान परिषद, ये दो सभा का बात कर दिए, तो इसी को हम लोग बाइकैमरल के हिसाब से भी जानते हैं। तो ये बाइकैमरलिज्म जो भी हम लोग लिए हैं ना, वो कहाँ से लिए हैं, वो हम लोग लिए हैं ब्रिटेन से। तो ब्रिटेन वाले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं आगे क्या है। आगे है आयरलैंड। आयरलैंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ को लिया गया है, जो कि पार्ट 4 में आता है, हम लोग पढ़े भी हैं। जैसे सिटीजनशिप का हम लोग बात करते हैं वो पार्ट 2 में आ जाता है, 5 से लेकर के 11 तक उसका आर्टिकल भी हो जाता है, इसका 36 से लेकर 51 तक। द सिस्टम ऑफ द प्रेसिडेंशियल इलेक्टोरेट, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की जो व्यवस्था है ना, निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, निर्वाचन मंडल नहीं, निर्वाचक मंडल का जो व्यवस्था है, जो सिस्टम है, उस चीज़ को लिया गया कहाँ से, आयरलैंड से। उसके बाद राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला और विज्ञान तथा समाज सेवा से संबंधित व्यक्तियों को जो सम्मानित करने का जो लिया गया, वो लिया गया कहाँ से, वो लिया गया हम लोगों के आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। मतलब जो प्रेसिडेंट है ना, वो समन करता है ना पूरे के पूरे पर्सन्स को जो राज्यसभा के होते हैं, और फील्ड में उन लोगों को लेकर के आते जो लिटरेचर, आर्ट, साइंस और सोशल सर्विस से जुड़े होते हैं, उन लोगों के लिए भी लिया गया कहाँ से, उन लोगों के लिए लिया गया आयरलैंड से। हैव बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड, मतलब आर्टिकल नंबर
80 का क्लोज 1 को भी जो राष्ट्रपति जो फॉलो करता है ना, वो लिया गया कहाँ से, और 12 लोगों को जो नॉमिनेशन का भी जो बात होता है ना, वो लिया गया आयरलैंड के संविधान से। सबसे इंपॉर्टेंट होता है डीपीएसपी, आप ध्यान रखिएगा, आयरलैंड का संविधान डीपीएसपी कई बार पूछा गया है। चलो आगे देखते हैं और भी क्या लिया गया कहाँ से। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से क्या, यहाँ सब हम वो ऑप्शंस को डील कर रहे हैं ना जो यहाँ पर दिया गया है। देखिए ब्रिटेन डील कर लिए, यूएसए डील कर लिए, अभी ऑस्ट्रेलिया कर रहे हैं, और साथ ही साथ में आयरलैंड कर लिए, दक्षिण अफ्रीका, और अभी ऑस्ट्रेलिया बाकी है, ऑस्ट्रेलिया भी कर रहे हैं। चलो ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया, प्रस्तावना की भाषा। जो अभी हम लोग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं ना, प्रियम्बल, जो अभी हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखे थे ना, उस प्रियम्बल का लैंग्वेज क्या होगा, वो लैंग्वेज का भाषा जो है ना, मतलब प्रस्तावना का भाषा है ना, वो भाषा लिया गया कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से। मत भूलिएगा वो ऑस्ट्रेलिया की भाषा में नहीं, ऑस्ट्रेलिया की भाषा में नहीं है, उसका भाषा का डिफाइन जो किया गया वो ऑस्ट्रेलिया से किया गया। द प्रोविजन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची का पूरा प्रावधान। सूची का हम लोग अगर बात करते, लिस्ट का अगर हम लोग बात करते, तो हम लोगों का अनुसूची साथ में आ जाता है, लिस्ट का बाद। 3 प्रकार की सूचियां होती है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो हम लोग समवर्ती सूची का जब बात करते हैं तो वो कॉन्करेंट लिस्ट का बात आ जाता है, किसमें, वो आ जाता है ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। समवर्ती सूची में कानून बनाने का अधिकार संघ और राज्य दोनों को होता है, दोनों मिलकर के कानून बनाते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन सेंटर एंड स्टेट एंड द डिवीज़न पावर्स, ठीक है। तो जो भी राज्य और केंद्र का जो भी बीच में जो संबंध शक्तियों का विभाजन है, वो संबंध शक्तियों का विभाजन भी कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और साथ ही साथ में क्या लिया गया है, ट्रेड, कॉमर्स एंड जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट हैव बीन एडेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो संयुक्त अधिवेशन जो राष्ट्रपति बुलाता है ना, दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति जो बुलाता है ना, व्यापार और वाणिज्य का साथ में, तो वह व्यापार और वाणिज्य केंद्र और राज्य के बीच में, जो कि हम लोग व्यापार और वाणिज्य को ले लेते हैं 12 नंबर के अपने पार्ट्स में, और उसके साथ में जो संयुक्त बैठक का बात करते हैं वो 108 नंबर का आर्टिकल में, वो सारा का सारा बात ले लेते हैं हम लोग कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से। मतलब राज्यसभा और लोकसभा जब एक जगह में बैठते हैं ना, उसी चीज़ का हम लोग बात करें, और वो ऑस्ट्रेलिया से हम लोगों का कैरी किया गया है। उसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़े तो साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या चीज़ कैरी किया गया है देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसीजर और प्रोविज़न, जो भी संविधान का संशोधन की प्रक्रिया और प्रावधान जो है ना, वो कहाँ से लिया गया है, वो साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से कैरी किया गया है। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। जो भी राज्यसभा में सदस्य का जो निर्वाचन होता है ना, इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा, वो कहाँ से लिया गया है, वो साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। सबसे इंपॉर्टेंट जो मैक्सिमम टाइम पूछा गया है वो है कहाँ से, तो आर्टिकल नंबर 368 का हम लोग बात करते हैं, जो कि हम लोगों का क्या चीज़ें बताता है, जो कि हम लोगों का अमेंडमेंट से रिलेटेड बात को बताता है। और वो अमेंडमेंट मतलब संविधान का संशोधन का जो बात है ना, वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। ये चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो इतने सारे चीज़ जितने भी कंट्रीज़ से लिए गए हैं वो सारे चीज़ को हम बता दिए। ऐसे 5 के बाद में और 5 कंट्रीज़ का आप लोग नाम लिखिएगा जहाँ जहाँ से ये सारा का सारा चीज़ को कैरी किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन ए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और द रियल पावर ऑफ द स्टेट आर वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट। सरकार के संसदीय स्वरूप में राज्य की वास्तविक शक्तियां निहित होती है। राष्ट्रपति के पास, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पास, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद के पास, कि संसद के पास। ABCD में जवाब दीजिएगा क्या होगा इसका जवाब। फटाफट आप लोगों का जवाब आना चाहिए। हम हट गए हैं साइड ताकि आप लोग जवाब दे करके बता सके कि हाँ आप लोगों को पता है। किस में होता है भाई वास्तविक शक्ति, आप लोगों को बताना है। अगर आप लोगों का जवाब यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है तो एकदम करेक्ट आ रहा है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद जो होता है ना, उसी के पास में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, उसी के पास में पूरा का पूरा अंत रहता है क्या, पावर। स्टेट का पूरा पावर रहता है कि वो वास्तविक शक्तियाँ उसी में निहित होती है, और वह पूरा का पूरा स्टेट का
मतलब पूरे के पूरे कंट्री का भी पूरा देख रेख करता है, ये रियल पावर के तौर पर, ठीक है। एग्जीक्यूटिव पावर जो होता है वो राष्ट्रपति के पास होता है, लेकिन रियल पावर जो होता है ना वो प्रधानमंत्री के साथ में मंत्रिपरिषद के पास में भी होता है, जो कि हम लोग आर्टिकल 78 भी एक हम लोग देखे थे ना कि सभी के सभी कोई भी अगर कमेटी होता है, जब भी बैठक होता है, ठीक है, जब भी सिटिंग होता है जितने भी मंत्रिपरिषद का, उसको हेड कौन करता है, उसको हेड करते हैं प्रधानमंत्री, ठीक है। तो यही वाला हम लोग बात कर रहे हैं, किसी भी राज्य का अगर संसदीय स्वरूप में हम लोग अगर बात करते हैं तो वास्तविक शक्तियाँ किसमें निहित होती है, वो होती है ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव हेड हो जाता है भाई, ध्यान रखिएगा, ठीक है, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका का प्रमुख हो जाता है, ठीक। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, इन लोगों का काम होता है सिर्फ जस्टिस से रिलेटेड इन लोगों का काम होता है, तो इसका भी नाम नहीं आएगा। संसद का बात करें तो ठीक है, थोड़ा सा ले सकते हैं संसद को, क्यों थोड़ा सा, लेकिन पूरा नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि संसद के द्वारा ही कोई भी राज्य का, कोई भी स्टेट का, कोई भी पूरे के पूरे कंट्री का भी जो भी रूल रेगुलेशन जो बनता है ना, वो संसद के बाद में राष्ट्रपति के पास जाता है और वो पूरा रूल रेगुलेशन का बात करते हैं। मतलब ऑप्शन नंबर हम लोगों का सी करेक्ट हो जाएगा, पार्लियामेंट भी करेक्ट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ संसद नहीं होता है, और पूरा का पूरा बात कर देते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर सी, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट्स अमेंडेड द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 44th अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट, 56th अमेंडमेंट, इट हैज़ नेवर बीन अमेंडेड। निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया, 44वां, 42वां, 56, इसे कभी संशोधित नहीं किया गया, ABCD में आप लोगों को बताना है। देखते हैं आप लोगों का जवाब क्या आता है। हम हट गए हैं साइड, आप लोगों को जवाब देना है कि इसका जवाब क्या होगा। तो अभी जस्ट हम एक क्वेश्चन में बताए भी थे आप लोगों को कि अमेंडमेंट का, अगर प्रियम्बल का अमेंडमेंट का अगर हम लोग बात करते तो यहाँ पर वही पूछ रहा है कि प्रियम्बल को अमेंड कब किया गया, प्रस्तावना को, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कब संशोधन किया गया। तो अभी हम आप लोगों को बताए थे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा अमेंडमेंट किया गया है, ठीक है। और उसमें क्या क्या वर्ड जोड़ दिया गया, एस वर्ड जोड़ दिया गया, ठीक है। सेक्युलर, सोशलिज्म और सोवरेन वर्ड को जोड़ दिया गया है। सोवरेन के जगह में आप लोगों को क्या मिलेगा, वहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा इंटीग्रिटी भी, ठीक है। तो 56वां संविधान, तो ये हो जाता हम लोगों का जोड़ने का 1976, मतलब 42वां संविधान संशोधन। अभी सारा संशोधन को हम बताएंगे, और इसको हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, लघु संविधान भी बोलते हैं। किसको, तो ये लघु संविधान हम लोग बोलते हैं 42वां संविधान संशोधन को, क्योंकि इतना सारा चीज़ जुड़ा है ना कि एक छोटा सा संविधान बन जाए, ठीक है। फिर उसके बाद 44वां संविधान संशोधन का बात करते हैं, ये 1978 में होता है, और ये 1978 में होने वाला जो संविधान संशोधन है ना, इसके द्वारा मैक्सिमम चीज़ को माइनस किया गया है, ठीक है। इसलिए प्लस वाला जो हो जाता है वो हो जाता है 1976 वाला, माइनस वाला जो हो जाता है वो हो जाता है 1978 वाला 44th नंबर का, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं हम लोग कितना नंबर का, फिर हम लोग बात करते हैं 56वां संविधान संशोधन, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है 56th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये 56th अमेंडमेंट के द्वारा जानते हैं दमन, दीव, दादर नगर हवेली और साथ ही साथ में गोवा को भी जोड़ा गया था। चलिए देख लेते हैं। और गोवा जो है ना भारत का 25वां राज्य के तौर पर बना हुआ था। क्या बोल रहा था, इट कॉन्फर्स स्टेटहुड ऑन द गोवा एंड फॉर्म अ न्यू यूनियन टेरिटरी ऑफ दमन दीव। दमन दीव को नया यूनियन टेरिटरी बनाया गया और गोवा को स्टेटहुड के रूप में जोड़ा गया। गोवा दस बिकम द 25th स्टेट ऑफ द इंडियन रिपब्लिक। 56th अमेंडमेंट के द्वारा गोवा को भारत का 25वां राज्य बना दिया गया और गोवा को राज्य का दर्जा दे दिया गया, और दमन और दीव को क्या कर दिया गया, एक नया केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। गोवा इस प्रकार भारतीय गणराज्य का 25वां राज्य जो है ना वो बन करके रेडी हो गया। कौन, गोवा। 25वां राज्य कौन बन करके रेडी हो गया, वो बन गया गोवा। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर हम लोगों का क्या करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसके अकॉर्डिंग हम लोगों का करेक्ट हो जाएगा ये 42वां, मतलब ऑप्शन नंबर बी के साथ में हम लोग जाएंगे। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा हम लोगों का क्या हो गया है, प्रियम्बल में ना संशोधन हुआ है। और ये आप लोग सुने भी होंगे, एक केशवानंद भारती केस के बारे में भी आप लोग सुने होंगे, जो कि केशवानंद भारती केस जो पहुंचता है ना, तो उसके द्वारा जानते हैं सुप्रीम कोर्ट जो है ना वो बोल देता है कि सुप्रीम कोर्ट मतलब कोर्ट का कोई भी हक नहीं है किसी भी प्रस्तावना में और संविधान में संशोधन करने का, बस उसमें थोड़ा सा चेंजेस ला सकता है, ठीक है। प्रस्तावना में चेंज संसद भी नहीं कर सकता है, बस उसमें चेंजेस ला सकता है। वही चेंज के लिए ना 42nd अमेंडमेंट जो हुआ था वो संसद के द्वारा
42nd अमेंडमेंट 42वां संविधान संशोधन हुआ था और उसमें 3 वर्ड को जोड़ा गया था। पूरा का पूरा अमेंड नहीं कर सकता, पूरा का पूरा खत्म नहीं कर सकता है। ये केशवानंद भारती का केस 24 अप्रैल 1973 का केस आप लोग सुने भी होंगे, उसी के द्वारा ये फरमान भी जारी होता है। फिर 1976 में संविधान संशोधन होता है, जो कि 42वां संविधान संशोधन होता भी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग गोवा के बारे में भी देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, आप लोगों को बताना है कि सुप्रीम कोर्ट ने माना कि निम्नलिखित में से किस मामले में प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। ये बीपीएससी का क्वेश्चन है भाइयों, ये बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर का 2006 या 7 का एक क्वेश्चन आप उठा करके देखोगे ना, 2006 या 7 में, तो उसमें आपको ये क्वेश्चन दिखेगा। मतलब 2010 से पहले वाले क्वेश्चन में आया हुआ है, वहीं से हम कॉपी किए हैं। Supreme Court held that the preamble is not a part of the Constitution in which of the following cases or case? Berubari Union Case 1960, Unni Krishnan versus Union of India, Minerva Mills versus the Union of India and other state, Sunil Batra versus Delhi government. बेरोबारी संघ मामला 1960, उन्नी कृष्णन बनाम भारत संघ, मिनरवा मिल्स बनाम भारत संघ और अन्य राज्य, सुनील बत्रा बनाम दिल्ली सरकार। आप लोगों को बताना है, इसका पूरा डिटेल्स हम आप लोगों को बताएंगे, लेकिन आगे आप लोग बता दीजिए कि ये वाला क्या होगा। और ये बीपीएससी का आया हुआ क्वेश्चन है, जो कि हम आप लोगों को यहाँ पर कॉपी करके दिखाएं, क्योंकि देखिए क्वेश्चंस जो है ना वो कॉपी भी आ सकता है। और ये बताने का रीज़न इसलिए है ना, क्योंकि इसका जवाब जो होगा ना, उसके अलावा भी 3 ऑप्शंस को आप लोगों को और भी जानना है, उससे क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए क्वेश्चन को हम लेकर के आए हैं। ठीक है, तो जल्दी से बताइएगा यहाँ पर जवाब क्या होगा आप लोगों का। और हमको जितना लगता है इसका जवाब आप लोग नहीं दे पाएंगे, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन में से ये काउंट होता है और टफ क्वेश्चन है भी। यहाँ पर ना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हम लोगों का जवाब, बेरूबारी संघ मामला हो जाएगा, बेरूबारी यूनियन केस हो जाएगा, जो कि ए ऑप्शन हम लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए इससे रिलेटेड पूरा डिटेल्स देखते हैं, चारों मामला को, चारों केस को हम लोग पूरा डिटेल्स में हम लोग सर्वे करते हैं। जैसे सबसे पहला, द राइट टू एजुकेशन बिकम अ फंडामेंटल राइट बाय द 86 अमेंडमेंट 2002। 86 अमेंडमेंट 2002 के द्वारा फंडामेंटल राइट के रूप में जोड़ा गया 11वां नंबर का हम लोगों का फंडामेंटल ड्यूटी के रूप में जोड़ा गया। क्या 2002 में ये राइट दिया गया बच्चों के लिए और माता पिता के लिए राइट, ये हो गया ड्यूटी, क्या कि वो बच्चे को प्रोवाइड करेंगे, क्या कि शिक्षा प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, हम लोगों के लिए ये राइट है, हम बच्चों के लिए राइट है, लेकिन माता पिता के लिए क्या हो जाता है, ये ड्यूटी हो जाता है। द स्कोप ऑफ आर्टिकल 21, 21वां नंबर का जो आर्टिकल है उसके द्वारा भी कॉन्स्टिट्यूशन वाज एक्सपेंडेड इंक्लूड इन द राइट ऑफ एजुकेशन बिकम द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ द उन्नी कृष्णन वर्सेस आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का और उन्नी कृष्णन का जो केंद्र का केस था ना, आंध्र प्रदेश का केस, देखिए कोई भी केस जब फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, कोई भी संविधान में संशोधन करने का केस होता है तो उस राज्य से हाई कोर्ट से वो सीधा ट्रांसफर कर दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये केस जो हुआ था ना, ये केस हुआ था 21वां आर्टिकल जो है ना, अनुच्छेद है, उसमें संविधान में संशोधन कराया गया। और ये केस जो था ना, वो था शिक्षा का अधिकार 2002 के 86वें संशोधन के द्वारा, और मौलिक अधिकार के रूप में ये हम लोगों का बन गया है। उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश के राज्य का मामला था। आंध्र प्रदेश का जो हाई कोर्ट है उससे सीधा ट्रांसफ़र कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ये भाई ये क्या चीज़ का चेंजेस करेगा, चेंजेस कर रहा है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इसलिए सीधा सुप्रीम कोर्ट चला जाता है, क्योंकि देश का सबसे ऊपरी न्यायालय, सबसे बड़ा न्यायालय, सबसे उच्चतम न्यायालय, सबसे सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ही है, इसलिए सर्वोच्च उच्चतम हम लोग बोलते भी हैं, है ना। न्यायालय के निर्णय के कारण शिक्षा का अधिकार को क्या कर दिया गया, शामिल करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में विस्तार कर दिया गया। और यही हो जाता हम लोगों का उन्नी कृष्णन वर्सेस आंध्र प्रदेश। आप लोगों को ध्यान रखना है 86 अमेंडमेंट नंबर को, ठीक है, जो कि 2002 में हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर में यहाँ पर उन्नी कृष्णन वाला था। ऑप्शन नंबर बी को हम लोग देख लिए। चलो अब ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं, आगे क्या है। आगे है द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड द पार्लियामेंट डज नॉट हैव द पावर टू गिव द टेरिटरी ऑफ एनी स्टेट टू अनदर कंट्री अंडर आर्टिकल 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने माना कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद को किसी भी राज्य के क्षेत्र को दूसरे देश को देने की शक्ति नहीं है। मतलब कोई भी राज्य, जैसे नागालैंड का अगर मान लीजिए हम लोग बात करते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पर अरुणाचल प्रदेश का हम लोग बात करते हैं, तो संसद ऐसा कभी नहीं कर सकता अरुणाचल प्रदेश को भेज दे किसके पास में, चाइना के पास में, मतलब तिब्बत के साथ में। ये पास करने का अधिकार नहीं है,
किसके पास में नहीं है, ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत में आता है और ये पावर किसी भी संसद में नहीं, हम लोगों के संसद में, भारतीय संसद में नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, पार्लियामेंट कैन डू ओनली आफ्टर द अमेंडिंग आर्टिकल 368 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में संशोधन के बाद ही संसद ऐसा कर सकती है, मतलब अपना मन से नहीं कर सकती, जब तक संशोधन ना कर दे, 28 और 8 स्टेट्स का नाम में संशोधन ना कर दे तब तक ऐसा नहीं किया जा सकता है। अगर संशोधन हो जाएगा, वो पास हो जाएगा संसद से, तभी ऐसा हो सकेगा, इसके बिना नहीं हो सकता। और ये हो जाता हम लोगों का कौन सा, बेरोबारी संघ मामला 1960 का हम लोग बात किए हैं। ठीक है, मतलब कोर्ट ने माना कि निम्नलिखित में से किस मामले में प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, ये हम लोगों का ऑप्शन नंबर यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं ए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ये हो गया हम लोगों का आगे, The court ruled at the power of the parliament to amend the constitution is initiated by the constitution। मतलब अगर अदालत ने फैसला सुनाया कि संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्तियां संविधान के द्वारा सीमित है, तो इस चीज़ के लिए बात कर सकते हैं। Hence, the parliament cannot exercise this limited power to grant itself a unlimited power। मतलब अगर हम लोग बात करते हैं, इसलिए संसद ने स्वयं को असीमित शक्ति प्रदान करने के लिए इस सीमित शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकती है। असीमित शक्ति प्रदान है लेकिन इस सीमित शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकती, क्या चीज़ में, तो ये संशोधन करने के मामले में नहीं कर सकती है। ठीक है, आगे क्या है, इन एडिशन मेजोरिटी ऑफ द कोर्ट ऑल्सो हेल्ड डेट द पार्लियामेंट पावर टू अमेंड इज नॉट पावर टू द डिस्ट्रॉय। मतलब इसके अलावा अदालत के बहुमत ने भी यह माना कि संशोधन करने का संसद की शक्ति नष्ट नहीं करने की शक्ति नहीं है। मतलब संसद संशोधन कर सकता है, पूरा का पूरा चीज़ को डिस्ट्रॉय, पूरा का चीज़ का जो फंडामेंटल जो फॉर्म है उसको डिस्ट्रॉय, उसको पूरा का पूरा ख़त्म नहीं कर सकता है। संसद सिर्फ और सिर्फ संशोधन कर सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट भी मान लिया था। ठीक है, तो ये भी हो गया। चलो आगे देखते हैं और लास्ट देखते हैं सुनील बत्रा का जो केस है, ये सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का केस है। ये हुआ था कब, 1978 में, जो कि 4 SCC 409 दिस कोर्ट रिजेक्टेड द हैंड्स ऑफ डॉक्ट्रिन एंड रूल्ड द फंडामेंटल राइट डू नॉट फ्ली the person as he enters the prison although they may suffer shrinking necessitated by incarceration। मतलब सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन जो कि 1978 में 4 SCC का जो कि 409 का था, इस न्यायालय ने जानते हैं हैंड्स ऑफ सिद्धांत को खारिज कर दिया। हैंड्स ऑफ सिद्धांत के मामले में फैसला सुनाया कि मौलिक अधिकार कोई भी व्यक्ति को जेल में प्रवेश करते ही नहीं भागते, जेल में प्रवेश करेंगे तो भी उसका मौलिक अधिकार जो है ना वो जिंदा रहता है, वो मौलिक अधिकार को फॉलो करवा सकता है। मतलब जिंदा रहने का अधिकार, जितना ही मौलिक अधिकार है, हालांकि वे कैद से आवश्यक संकोचन का शिकार हो सकते हैं। मतलब अगर कैद का चाहे तो कैद में जो भी पुलिस वाला है उसको चाहे तो कूट सकता है अच्छे से, लेकिन उसका फंडामेंटल राइट्स का संकोचन ख़त्म नहीं कर सकता। अगर संकोचन और ख़त्म करता है तो वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 और 32 के तहत चल जा सकता है। 32 सुप्रीम कोर्ट और 226 हाई कोर्ट के तहत जा सकता है। तो कभी भी फंडामेंटल राइट्स का संकोचन कोई भी अगर कैद में चल जाता है तो भी नहीं ख़त्म होगा। फंडामेंटल राइट्स को कभी भी ख़त्म नहीं किया जा सकता है, यही बताया गया था सुनील बत्रा और दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का केस जो कि 1978 में हुआ था। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों का आज का जितना भी क्वेश्चंस था ना उसको हम लोग डिटेल्स वे में किए हैं। और डिटेल्स वे में करने का जो रीज़न है ना वो रीज़न यही है ताकि आप लोगों को कोई भी डिफ़िकल्टी, कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ये डिफ़िकल्टी और प्रॉब्लम नहीं आने का रीज़न इसलिए था ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम में अगर फिर से ये सब रिपीटेड क्वेश्चंस अगर आते हैं ना तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, फिर हम लोग मिलेंगे कुछ क्वेश्चंस के साथ में और बेहतरीन से जवाब के साथ में और अच्छे से डिटेल्स के साथ में। आप लोग ना कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये सब क्वेश्चन में आप लोगों को मज़ा आ रहा है और पहले से जानते थे क्या, और अच्छा लग रहा है तो हार्ट ज़रूर बनाइएगा और बाकी लोगों में शेयर ज़रूर करिएगा, सेशन को लाइक भी ज़रूर करिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।